So hello everyone. The summary of the last lecture we have discussed the rotational dynamics solved numericals जो कि स्टेट बोर्ड के लिए important है, जो कि करंट बैच में अभी we have completed that chapter, so we have taken the solve examples. Okay. But today we have to discuss about the JEE related numericals, NEET JEE related, but we have taken the hard one portion. Okay. Because जब हम हार्ड को इजी बना देते हैं तो इजी रहेगा ना, वो तो कोई भी पढ़ा लेगा, लेकिन हार्ड वन को इजी बनाना ये खाली पॉसिबल कब होता है जब आप उस पर एक फोकस करके काम करते हो. ठीक है, अब मेरा तो फोकस टोटली इस पे ही है. ठीक है, अब मेरा फोकस यानी क्या है, जो लोकेलिटी एरिया के जो स्टूडेंट्स है जिनको पढ़ना है लेकिन उनको समझ में नहीं आता, उनके लिए काम करना उसमें अलग ही मज़ा होता है. ठीक है, सो वील स्टडी अबाउट द डाटा दैट प्रीवियस 3 ईयर डाटा वी आर डिस्कसिंग. बेटा सर्वात इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहते हो, फॉर नीट हो या फिर जे हो या फिर सीईटी हो, आप उसको क्या करते हो, पास्ट 3 ईयर का डाटा या फिर 4 ईयर का डाटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू वेंट टू द शेयर मार्केट, you know that, all of you know that, because there is a trend analysis is always important, history always important, history repeat itself, history हमेशा रिपीट होती जाती है, तो उसके हिसाब से हमें वहाँ पे डिसीजन मेकिंग करना होता है. ठीक है, तो वैसा ही सेम सिनारियो यहाँ पे बनता है. अगर आपको जेई मेन के लिए प्रिपरेशन करना है तो दैट हिस्ट्री अगेन रिपीट इटसेल्फ. ठीक है, सो पहले हिस्ट्री को हम स्टडी कर लेते हैं, देन इजीली वी मूव ऑन द टॉपिक्स. ओके, सो प्रीवियस 3 ईयर का अगर मैं डाटा देखता हूं तो सबसे ज्यादा वेटेज आपको कहां पे दिख रहा है, सबसे ज्यादा वेटेज सिंपल मैकेनिक्स. मैकेनिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आपको नहीं क्या पहले 11th का मैकेनिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग आना जरूरी है. पर सबसे बड़ी विडंबना हमारे इस एरिया में है कि यहाँ पे 11th कोई करता ही नहीं. ठीक है, कोई करता ही नहीं, उनको कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं लगता 11. हाँ, क्योंकि वो सीनियर 12 इंपॉर्टेंट है. हाँ, 12 इंपॉर्टेंट है, अरे 11 में कर ले तभी जाके तो 12 में कर पाएगा ना. ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि मैकेनिक्स को हमें स्टडी करना होता है. ठीक है, तो उसको हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए. अदर देन मूव ऑन द पार्ट 2 ईयर, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दैट यू हैव टू डिस्कस. व्हेनेवर द चार्ज पार्टिकल इज सेट इनटू द मोशन, कभी भी याद रखिए कौन सा भी एनर्जेटिक पार्टिकल हो या फिर एनर्जेटिक पर्सन हो, चुपचाप बैठ ही नहीं सकता. ठीक है, उसमें ट्रेमेंडस एनर्जी होती है, तो स्टेबल है, तो उसको क्या है आपको पता है ना, एटम एक्वायर्स द स्टेबिलिटी, पर्सन्स एक्वायर्स द स्टेबिलिटी, बट द अनस्टेबल पर्सन विल अचीव एनीथिंग. सो हमेशा माइंड को अनस्टेबल रखा करो. अनस्टेबल मीन्स व्हाट, मीन्स याद रखिए रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो होता है ना, वो ट्रेमेंडसली उसकी एनर्जी इमिट करते जाता है, बिकॉज इट इज अनस्टेबल. डोंट मेक द रेडिकल. अब रेडिकल मत बनो जो कि रिएक्ट ना कर पाए या फिर सिंगल ही चीज में रहते हैं. ओके, सो ये मतलब नहीं आता. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दैट वी हैव टू डिस्कस, देन वी विल फोकस ऑन द मॉडर्न फिजिक्स. यार मॉडर्न फिजिक्स पे फोकस करना पड़ेगा, और आपको मालूम है बाकी जो सारी चीज़ें आपके सामने. खाली एक ही बोलने का मकसद क्या है कि वो मॉडर्न फिजिक्स के साथ साथ मैकेनिक्स और पार्ट 2 से रिलेटेड, दैट इज द फिजिक्स पार्ट 2 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, पार्ट 1 पे रोटियां सेकी जाती है, लेकिन पार्ट 2 को कमांड चाहिए. ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर. सो नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाएंगे. अब मेरे माइंड में तो फिक्स हो गया कि भाई पार्ट 2 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जेई. ओके, तो केयरफुली ऑब्जर्व व्हाट आई एम सेइंग. सो वी विल टेक द ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसके रिलेटेड हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे. ओके, बिकॉज अभी जो मेरा बैच चल रहा है तो उसमें ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन हो चुका है. ओके, एंड रेडिएशन एंड मैटर. ओके, सॉरी. तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो प्रीवियस ईयर में 13 क्वेश्चन सेट वाइज इस पे आ चुके हैं. अब वो डाटा मैं क्या रिपीट करते जाऊंगा, तो खाली मेरे को एक ही डायरेक्शन मिल रहा है. अगर मैं ये चैप्टर को स्टडी किया, अब देखो ना रोटेशनल मोशन को तो मैंने सॉल्व करके दिखाया ना आपको, इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस भी ले चुका हूँ मैं. ठीक है, तो हमेशा नहीं क्या ऐसी कमेंट करो जिसमें स्टडी हो, विदाउट स्टडी का कमेंट पास मत करो. ठीक है, ये मेरा स्वभाव है, विदाउट स्टडी का मैं कभी कमेंट पास नहीं करता हूँ, एनालाइज करता हूँ. ठीक है, हर चीज़ को मैं इधर उधर से देखता हूँ, फिर बाद में कमेंट लेता हूँ. सो दैट इज द रियलिटी हियर. So now we'll move on the अब ये dual nature of radiation and matter पे at focus. I will solve the previous 3 years JEE related numericals that were asked in the different sets of the JEE here. So let's solve it out. Okay. So again I will
exit this, and then I will move on the another data here. So I already told you that the part 2 is very important. पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप देखते हो डाटा देखो ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उस पर है, ओके। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उस पर भी है, हाँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये तो छोड़ दो, ये छोड़ दो। अल्टरनेटिंग करंट, ओके ओके। और आपको पता है तो ये तो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर इम्पॉर्टंट। अभी अब देखोगे तो वेटेज देखो, म्हणून तुम्हाला म्हणलं होतं बे, जेव्हा आपण ऑफलाईन क्लासमध्ये स्टडी करायला होतो ना बे, तेव्हा म्हणलं होतं पार्ट 2 किती इम्पॉर्टंट आहे। ऐकली नाही, ऐकत नाही तुम्ही, सर्वात मोठा मुद्दाच ते आहे, ठीक है। ये पार्ट 1 कुठं काय है पार्ट 1? याद रखिए पार्ट 2 गेम चेंजर है। पार्ट 2 पे कमांड ला लो, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करो, तभी जाके आप कमांड पाओगे। चलो जान लो, प्रवचन बहुत हो गया। नाउ विल मूव ऑन द सीधा मैं जाता हूँ अभी इसके पास्ट 3 इयर्स न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? व्हाट इज द क्वेश्चन? द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग द काइनेटिक एनर्जी E is lambda. Okay, I will explain the all concept related to the de Broglie hypothesis here. So let me check it out. If the kinetic energy of the electron becomes the E/4, then its de Broglie wavelength will be. So what is mean by the de Broglie hypothesis? In the 10th foundation I taught you about the dual nature of radiation and the matter. याद है कि नहीं याद है? आपको मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सर्किट सॉल्व करके दिया, तो विदाउट, याद रखिए, विदाउट प्रॉपर स्टडी यू कांट मूव ऑन द टॉपिक, रिमेंबर। तो केयरफुली ऑब्जर्व क्या दिया उन्होंने, तो कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस हियर। सो डोंट वरी, मैं हूं ना, ठीक है। सो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है कि जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं, जिनसे क्या बनता है, एटम्स बनते हैं, और एटम से आपको मालूम है 3 सब में पार्टिकल्स उसमें होते हैं, दैट इज अ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। यू नो दैट whenever I am studying the material particles according to the de Broglie hypothesis, whenever the material particle is set into the motion, अगर मैं मटेरियल पार्टिकल लेता हूं और उसको मोशन परफॉर्म करता हूं तो सीधा जाता ही नहीं, दैट विल जनरेट्स द वेव्स। सीधा नहीं जा सकता, बिकॉज वी नो दैट एनर्जी possesses, it will produces the both kinds of the fields there, electric field as well as the magnetic field, so that's why that influence can become। अभी आप केयरफुली ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में जब आप मटेरियल पार्टिकल लेते हो, मे बी प्रोटॉन हो सकता है, मे बी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और मे भी कौन सा पार्टिकल हो सकता है, अल्फा पार्टिकल्स। अगर आप उनको बोलोगे कि भाई तू चले जा, चल भाग, सो दे प्रोड्यूसेस द वेव्स, वो क्या जनरेट कर देते हैं, वेव्स को जनरेट कर देते हैं, इज दैट कुछ इस तरीके से भाभी। सो दिस इज द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस हियर। Whenever the material particles are set into the motion, अगर मैं material particles जर मोशन फॉर्म केलं तर बेटा काय जनरेट करतात बेटा, वेव्स, आणि त्या वेव्स सोबत एक थिंग अटॅच हो जाती है, मैंने 9th से सीखा है। Whenever the particle shows the wave nature, then the de Broglie, or you can say the wavelength which is associated with them, wavelength associate हो जाती है। तो carefully observe, so which are the formulas that we have derived, okay, in the de Broglie hypothesis here, okay, so लेट मी चेक इट आउट। अब ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस अगर मेरे को अप्लाई करना है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, तो मेरे पास फॉर्मूले कौन सा है, क्योंकि तभी जाके मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं। सो मैंने बोला ना, द वेवलेंथ पार्टिकल वेव स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, दैट इज h/p, वेयर p मीन्स व्हाट बेटा, मोमेंटम। ये फॉर्मूला मेरे पास है। दूसरा फॉर्मूला अगर देखूंगा तो लैम्बडा इज इक्वल टू h/√2m into e, where E means what, kinetic energy of that particle, because whenever the particle is set into the motion, the mechanics shows that it possesses the kinetic energy there. So now another, that is, I will take the de Broglie hypothesis, okay, wait, और जो थर्ड वन फॉर्मूला है, that is a lambda is equal to h/√2mq into what, v, because the potential difference is quite very important. So why the potential difference is very important? So I will check it out.
So if I am take the electric field, whenever I am taking here the positive charges and the alternative negative charges I am taking in the vacuum, or you can say any kind of the medium. So these charges will produces the electric field in the surrounding. So this electric field will be directed from the positive charge to negative charge here. So electric field possesses the direction. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होती है, डायरेक्शन होती है. और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम है, व्हेनेवर द चार्ज पार्टिकल आई एम प्लेस, व्हेनेवर आई एम टेकिंग द प्रोटॉन, व्हेनेवर आई एम टेकिंग द प्रोटॉन हियर, सो आई विल टेक द प्रोटॉन. So this proton can't be stable. It will not in the state of the rest. Definitely it will get accelerated from the positive charge to negative charge. So this acquires the energy here, because in the motion only the one kind of the energy possesses, that is the kinetic energy here. So along the direction of the electric field the proton is get accelerated. So these are the formulas. कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, तो मैंने ऑलरेडी ऑफलाइन क्लास में सिखा चुका हूँ. अब ऑनलाइन क्लास में खाली क्या है, दैट सीधा सीधा उसको कंसेप्ट को ले लो और सीधा सीधा कन्सेप्च्युअल थिंग्स को सॉल्व करो. दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. चल रे बेटा, मग याला सॉल्व करूया आपण. जास्त आता मी टाईम नको. हे फक्त आणि फक्त फॉर्म्युले कसे बनवायचे असतात मी तुम्हाला सांगितलं होतं. एक फक्त सांगितला, बाकीचे थिंग्स शिकवायला आय थिंक मला 3 दिवस लागले होते या आर्टिकलला शिकवण्यासाठी. चल बेटा मग सॉल्व करूया. ठीक है, अब ये मेरे पास है क्या, आई विल मूव ऑन द सोल्यूशन हियर. सोल्यूशन पे मैं जाता हूँ. काय सांगितलं बेटा त्यांनी, द डी ब्रॉगली the de Broglie wavelength of an electron having the kinetic energy E is a lambda. म्हणजे जेव्हा त्याची एनर्जी, जब एनर्जी उस किसकी क्या है हमारे पास, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. सर्वात जास्त फोकस करू आपण इलेक्ट्रॉनवर. जेव्हा त्याची एनर्जी कायनेटिक एनर्जी ई होती तेव्हा त्याची वेवलेंथ किती होती रे, दैट इज आई विल टेक द लैम्बडा. ओके ओके. अब आपको पता है लैम्बडा का फॉर्मूला क्या है, दैट इज लैम्बडा इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला उचलू रे, दैट इज h बाय अंडर रूट ऑफ 2m इनटू व्हाट e. तो ये मेरे लिए क्या बना, इक्वेशन. ओके, जब काइनेटिक एनर्जी E है तो वेवलेंथ कितना है, लैम्बडा है. वेरी गुड. नाउ व्हाट विल बी द सेकंड सिनेरियो फॉर अस, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बिकम्स द E/4. लेट मी चेक इट आउट. अब जब एनर्जी E/4 यानी एनर्जी कम हो गई, एनर्जी क्या हो गई, कम. अब मुझे बताएंगे एनर्जी पार्टिकल्स के अगर कम हो गए, अब ये पहले फास्ट जा रहा था ना, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, अब ये स्लो हो गया, तो आपको मालूम है वेवलेंथ में भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. वेवलेंथ मध्ये पण काय होईल रे, चेंज होईल. लक्ष दे, जेव्हा काइनेटिक एनर्जी जास्त है तो वेवलेंथ डिफरेंट है, बट काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट्स ऑन द वेवलेंथ हियर. सो यहाँ पे वेवलेंथ अगर मैं देखता हूँ, सो आई विल टेक द लैम्बडा 2 बाय अंडर रूट ऑफ, और ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला नको, सीधा सीधा एक स्टेप को बढ़ने देते हैं, एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा देता हूँ मैं. ओके, और सीधा सीधा सॉल्व कर लेता हूँ. ठीक है, जब E/4 एनर्जी है तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट्स ऑन द वेवलेंथ. सो इन दिस केस आई विल टेक द वेवलेंथ लैम्बडा 2, आई विल टेक हियर द लैम्बडा 1. सो आई विल टेक द रेशियो हियर. ओके, सो लैम्बडा 1 मस्ट बी इक्वल टू, आगे चल के मैं लैम्बडा ले सकता हूँ अगर मेरे माइंड में कुछ डाउट्स बनते हैं तो. ठीक है, तो लैम्बडा 2 जेव्हा आपण घेऊ इथं लैम्बडा 2 is equal to what, that is a h by under root of 2m. एनर्जी कितना बनी, E/4. अब ये सीधा सीधी बात है, इस स्क्वायर रूट 4 को मैं सीधा सीधा डिनोमिनेटर टर्म किधर जाएगी, टर्म न्यूमरेटर. सो लेट मी चेक इट आउट. जब लैम्बडा 2 यहाँ पे मैंने लिया तो दैट इज h बाय अंडर रूट ऑफ 2me बाय वॉट 2. अब ये 2 किधर जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा. सो लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 2 h बाय अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ वॉट, me. पर आठवते का, अगर मैं देखता हूं तो लैम्बडा 1 की वैल्यू इतना है, लैम्बडा 1 की वैल्यू कितना है, इतना है, विच इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दी लैम्बडा. यानी दोनों वेवलेंथ में मैंने चेंज दिखाया यहाँ पे. सो लैम्बडा 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वॉट, लैम्बडा. सो व्हाट विल बी द आवर इक्वेशन इज दैट. अब मैंने क्या बोला कि देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी, यानी लैम्बडा 2 कितना होगी, लैम्बडा 2 कितना होगी. सो दैट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द वेवलेंथ हियर. सो दैट इज द आंसर. यह हमारा क्या है, आंसर है. कुछ हार्ड है क्या, सीधी सीधी बात है. इफ यू नो द फॉर्मूलेस, if you know the concepts, then and then you can easily solve the J related numericals. Okay, so that will be our right answer. Now
वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन कंसेप्ट, यानी नेक्स्ट वन न्यूमेरिकल पे जाता हूँ. The proton and alpha particles are accelerated from the rest by the 2 volt and the 4 volt potential respectively. Then the ratio of their de Broglie wavelength is. कोणते कोणते सांगितले त्यांनी? कौन से बोला? Proton and alpha particles. So what do you mean by the alpha particles? In the 9th-10th foundation, we are told about the radioactive decay there. So when the radioactive decay of the uranium 23592 अलार्म बजा था, उसको जाके पॉज कर दिया. ठीक है, अभी ये मेरा आई थिंक 8:12 का वेकअप अलार्म है, तो अभी थोड़ा जल्दी उठ जा रहा हूँ. ठीक है, लक्ष्य दे बेटा. A proton and alpha particles are accelerated from the rest by the 2 volt and the 4 volt potential respectively. The ratio of their de Broglie wavelength is. तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ. वेरी सिंपल, कुछ हार्ड नहीं. मला सांगितले कोणते सांगितले? प्रोटॉन दिले. काय दिले? क्या दिया उन्होंने हमें? एक प्रोटॉन है और उसके साथ मैंने एक पार्टिकल को लिया, सो दैट इज अल्फा पार्टिकल. दोन पार्टिकलची एनालिसिस करायची बेटा. इथं एक प्रोटॉन और दूसरा कौन सा है? अल्फा पार्टिकल. अब अल्फा पार्टिकल होता क्या है बेसिकली? अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं होता, रेडिएक्टिव्ह डीके मध्ये काय असतो बेटा? हिलियम न्यूक्लियर. हिलियम न्यूक्लियस इमिट होतो रेडिएक्टिव्ह डीके मध्ये, त्याला आपण म्हणतो अल्फा डीके. याद है कि नहीं याद है? पुराने 12 के स्टूडेंट मैंने आपको समझाया था अल्फा बीटा एंड गामा डीके इन द न्यूक्लियर फिजिक्स. It is the structure of atoms and nuclei chapter. Is that right? तो कलेक्शन ऑफ द नॉलेज करना सीखो. जो छोटे छोटे थिंग्स को भी कलेक्ट करता है ना, उसकी ग्रास्पिंग पावर क्या होता है? मैं तो पहले बोल रहा हूँ, आप कॉन्सेंट्रेटेड रहो, दैट सीज. वही तो है, बाकी क्या लाइफ है? कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब करना ही काम होता है कि नहीं? एक पर्सन को अगर उसको टोटल ये करना है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ही पूरा डिस्ट्रैक्ट कर दो, तो ऑटोमेटिकली दैट विल डिमोटिवेट्स. तो मैंने स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया है. वेन एवर आई एम वर्किंग इन दिस सेक्टर फ्रॉम द लास्ट यू कैन से द 5 years, okay, so I have just built the confidence of the student. If the confidence of the student is now okay too much high, then इजिली उसको क्रॅक कर पाएगा, अदरवाइज नहीं. ठीक है, तो लक्ष दे इकडे काय सांगितलं त्याने? प्रोटॉन को एक्सेलरेट किया, यानी प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल दोनों भी मोशन में. ठीक है, आता है हीलियम का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो, इंटरनल स्ट्रक्चर, सो अगर आप देखते हो इंटरनल स्ट्रक्चर, तो हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होता है? तो सो 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन, और उसके साथ अगर मैं लेता हूं तो उसको स्टेबल रखने के लिए 2 क्या होते हैं? व्हाइट वाले न्यूट्रॉन. 2 न्यूट्रॉन आणि 2 काय असतात बेटा? प्रोटॉन असतात. ठीक है, ये प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, ये प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, सो P+. अगर मैं देखता हूं तो मास ऑफ द प्रोटॉन मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द मास ऑफ द व्हाट? ओके, न्यूट्रॉन. ठीक है, अगर मैं देखता हूं तो प्रोटॉन के मुकाबले दैट इज द मास ऑफ द प्रोटॉन. ठीक है, क्योंकि मास का क्यों रिलेशन मैं यहां पे दिखा रहा हूं? क्योंकि मेरे माइंड में तो 3 फॉर्मूले घूम रहे हैं ना, माझ्या डोक्यात तो 3 फॉर्मूले फिरायले ना. अगर मेरे को इसको सॉल्व करने का तो 3 फॉर्मूले मेरे माइंड में होने चाहिए. ठीक है, तो लक्ष दे बेटा, यानी काय सांगितलं? द प्रोटॉन अँड अल्फा पार्टिकल्स आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट बाय द 2 volt and 4 volt पोटेन्शियल. म्हणजेच प्रोटॉनसाठी किती वोल्टचं पोटेन्शियल क्रिएट केलं? 2 volt टू सेट इनटू द मोशन. एंड फॉर द अल्फा पार्टिकल कितना वोल्ट क्रिएट किया? 4 volt. अब मैं क्या करता हूं, दोनों से रिलेटेड फॉर्मूले सीधा सीधा यहाँ पे डिराइव कर लेता हूं. आता ह्याच्यासाठी कोणता फॉर्म्युला यूज करावा लागेल? नाउ द de Broglie wavelength associated with the proton, that is the h by under root of, एक फॉर्म्युला लिहून दिला होता, that is the 2m_q into what? v. Is that right? तुम्हाला सांग, mass of the proton, charge of the proton and the accelerated which is applied across the proton is important. Then we will study about the wavelength which is associated with the alpha particle, that is a h by वही formula, that is under root of 2 mass of the alpha particle, charge of the alpha particle, while the potential which is applied across the alpha particle is a very important. So सीधा सीधा बात है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मास प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का दोनों का भी सेम है. अगर टोटल मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल लेता हूँ, दैट इज 4 times मास ऑफ द प्रोटॉन में लिख सकता हूँ.
राइट? क्योंकि देखोगे ना, ये मास, इसका मास, इसका मास, तो कितने पार्टिकल है? 4 पार्टिकल है। तो अल्फा पार्टिकल जो बना है तो 4 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है। 2 न्यूट्रॉन, 2 क्या होते हैं उसमें? प्रोटॉन होते हैं। तो उनका मिलकर वो तो मास बनता है, ठीक है। और रिमेनिंग मास डिफेक्ट आपको मालूम है कौन सी एनर्जी में जाती है? बाइंडिंग एनर्जी। ह्याच्या आधी मी सांगितलं होतं 10 फाउंडेशन में आपको सिखाया था कि whenever the nuclear fusion occurs, which is generally we are studied about the nuclear fusion on the star, so वहाँ पे 2 ड्यूटेरियम कंबाइन होता है, तो 4 ड्यूटेरियम कंबाइन का हमने एक कंसेप्ट लिया था, और वहाँ पे मैंने समझाया था कि वहाँ पे ड्यूटेरियम एटम फ्यूज टू ईच अदर, सो डेफिनेटली द मास डिफेक्ट ऑकर, एंड दैट मास डिफेक्ट जनरली जनरेट्स द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियॉन्स. मला सांग काय चुकीचं आहे? लक्ष दे, लक्ष दे. आता सरळ सरळ आहे, मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल कंपेयर करेंगे 4 टाइम्स मास ऑफ द व्हाट? प्रोटॉन. अगर आप देखते हो चार्ज इन द अल्फा पार्टिकल, अगर आप देखते हो तो कितने प्रोटॉन है? तो चार्ज इन द, अगर मैं देखता हूं तो अल्फा पार्टिकल में कितने हैं? ट्वाइस ऑफ व्हाट? ओके, प्रोटॉन का चार्ज मैंने यहाँ पे लेता हूँ, ट्वाइस ऑफ द प्रोटॉन. सो इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ जेणेकरून नाही का ॲव्हरेज स्टुडंट याला स्क्रीनशॉट घेऊन बरोबर लिहेल. ओके, सो चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल कैन से द ट्वाइस ऑफ द चार्ज ऑफ द, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, दैट इज अ प्रोटॉन. सरल सरल वैल्यू रिप्लेस करो, दैट इज अ ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ द व्हाट? प्रोटॉन. So I will take this is the equation number first for me and I will take this is the equation number second for me. वैसे तो टाइम नहीं होता है, बट जब आप प्रॉपर स्टडी करते हो तो इतना स्ट्रांग स्टडी करो ना, इतना स्ट्रांग करो कि एक बार उसको देखोगे ना तो उसको कुछ ये नहीं होना चाहिए, उसके रिलेटेड कोई भी आप इजीली सॉल्व कर दो उसको. ठीक है, तो मला सांगा केसमध्ये काय सांगितलं? द रेशो ऑफ द डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ. तो यहाँ से एक वर्ड को मैंने पकड़ा, रेशो. तो दोघांचा आपण काय घेऊया बेटा? रेशो घेऊया. दैट इज आई विल टेक द रेशो ऑफ दी, काय सांगितलं त्यांनी? पहले किसका लेना पड़ेगा? देखो ना पैटर्न देखो, पहले किसका लेना पड़ेगा? प्रोटॉन विथ रिस्पेक्ट टू द वेवलेंथ ऑफ दी कौन सा पार्टिकल? अल्फा. तो सीधा सीधा एच एच गेट कैंसिल. आप क्या पूरा लिखते बैठूंगा क्या वहाँ पे? नहीं ना, सीधी सीधी बात है. डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर टर्म किधर जाएगी? टर्म न्यूमरेटर. सो 2 2 अगेन गेट कैंसिल. अब बचा क्या? अंडर रूट ऑफ, दैट इज अ 4mp 2qp, और पोटेंशियल अक्रॉस द अल्फा पार्टिकल कितना था? 4 था. होल टर्म डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, दैट इज अ mp, क्योंकि 2 2 तो मैंने कैंसिल कर दिया, qp, और पोटेंशियल अक्रॉस द प्रोटॉन कितना था? दैट इज अ 2. नाउ सॉल्व करते हैं. mp mp qp qp गेट कैंसिल. बचा क्या? बचा क्या? 2 2 अगेन गेट कैंसिल. तो बचा क्या? इट इज अंडर रूट ऑफ व्हाट? 16 बाय कुछ भी नहीं, यानी क्या होता है? कुछ भी नहीं बचा नीचे, तो क्या हुआ? 1. अब अंडर रूट ऑफ 16 अगर आप देखते हो तो कितना आता है? दैट इज wavelength related to the proton with respect to the wavelength which is related to the alpha particles is equal to 4 is to what? 1. आया? तो रेशो कहाँ है? 4:1 कहाँ है? यहाँ पे. सो सिंपल थिंग है, 3 फॉर्मूले, डी ब्रॉग्ली हाइपोथेसिस, पक्का उसको परफेक्ट करने का कुछ हार्ड नहीं होता है. ठीक है, चलो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिया स्क्रीनशॉट, इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना. ठीक है, बघा त्यांनी काय दिले, पुढचा जो न्यूमेरिकल आहे, अगला वाला जो न्यूमेरिकल है उन्होंने क्या दिया? द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी. सब नहीं क्या, सब न्यूमेरिकल जो मैं ले रहा हूं ना, जेई प्रीवियस ईयर के. मैंने बोला ना, मेरे को अगर डायरेक्शन सही में जाना है तो पास्ट 3 ईयर का मेरे को हिस्ट्री देखना पड़ेगा, और उसके बाद मेरे को प्रिडिक्शन करना पड़ेगा नेक्स्ट के बारे में. ठीक है, वैसा ही करते ना. हिस्ट्री को पढ़ते क्यों? कि एनालिसिस करके मैं इन टर्म्स ऑफ द फ्यूचर उसका कुछ प्रिडिक्शन कर पाऊँ. तो सीधी सीधी बात है, सॉल्व द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द आस्क क्वेश्चन. ओके, प्रीवियस आस्क क्वेश्चन, दैट इज द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी. त्यांनी काय सांगितलंय की द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ, द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ. ओके, दिले त्यांनी द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ. पहिले पॅटर्न काय दिला त्यांनी? दैट इज द प्रोटॉन विथ रिस्पेक्ट टू द वेवलेंथ ऑफ एन व्हाट? इलेक्ट्रॉन ऑफ हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी. अगर मैं देखता हूं तो दोनों का भी इक्वेशन कब बना?
जब इलेक्ट्रॉन को और साथ में प्रोटॉन को दोनों को भी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, सेम होगी, E के बराबर, तब जाके ये रिलेशन उन्होंने दिया। ओके, अब मेरे को क्या करना है कि इस रेशियो को इस कंडीशन के हिसाब से बनाना है, और वहां पे मेरे को दिखाना है कि यहाँ पे दिया ना, एज्यूम मास ऑफ द प्रोटॉन और गिवन, मेक द प्लान, एग्जीक्यूट द प्लान प्रॉपर दैट taught into the offline class always. That is, the mass of the proton is equal to the mass of the electron into 1849. That is a number. I think 1837 something we are derived from the log. So I told you this section is quite very important. ओके, तो ये मेरे को दिया है तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, ऐसा एक फॉर्मूला मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, ऐसा एक फॉर्मूला होना चाहिए जिसमें वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी रिलेट करती हो। ठीक है, तो मला सांग h बाय अंडर रूट ऑफ 2m इंटू वॉट, E, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे चलो मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ कितना बनेगी, दैट इज अ लैम्बडा ई। ओके, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इतना रहेगा, इज दैट राइट, बाकी तो सब कांस्टेंट है। सो आई विल टेक दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फॉर मी। आई एम टीचिंग फॉर द एवरेज स्टूडेंट, तो जो शार्प है उसको इक्वेशन देने की क्या जरूरत है, कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉर द प्रोटॉन द वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन दैट इज लैम्बडा पी इज इक्वल टू h बाय अंडर रूट ऑफ 2 मास ऑफ द प्रोटॉन इनटू व्हाट, एनर्जी, क्योंकि दोनों की भी जो एनर्जी क्या दिया सेम ही तो है। सो आई विल टेक दिस इक्वेशन नंबर 2 फॉर मी। क्लियर, कुछ हार्ड है क्या, कुछ हार्ड नहीं, देखो तीन ही फॉर्मूले पे खेल रहा हूँ, हाँ अपना दुकान चला रहा हूँ। ठीक है, तलक से देख रहा। अब उन्होंने क्या दिया, रेशो निकालो। पहले मैं क्या लेता हूँ, दैट इज अ लैम्बडा पी, ओके, डिवाइडेड बाय व्हाट, लैम्बडा ई। सीधा सीधा एच एच गेट कैंसर, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर टर्म किधर जाएगी, टर्म न्यूमरेटर, क्यों ये अगर मैं ले रहा हूँ तो एच एच कैंसिल कर दिया, और सीधी सी बात है 2 2 गेट कैंसल, ई गेट कैंसल, बचेगा क्या, क्या बचेगा मेरे को बताएंगे। पहले चलो मान लेते हैं यहाँ पे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द व्हाट, प्रोटॉन। बट ये दोनों भी चीज किस में है, स्क्वायर रूट में है। कभी भी याद रखो, डायरेक्ट कैंसिल किया, आप बोलोगे राहुल सर पूरा करो, इतना कहाँ टाइम है बेटा। हाँ, दैट इज लैम्बडा पी बाय व्हाट, लैम्बडा ई इज इक्वल टू यमी। यमी तो ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास एक इक्वेशन उन्होंने दिया ना, सीधा सीधा है, दैट इज यमी into 1849. Okay, so yummy get cancel, तो 1 by 1849 का क्या बेटा, स्क्वायर रूट। अब 1 का स्क्वायर रूट तो कितना आता है, 1। तो ये तो 3 ऑप्शन मेरे पास है, ये 4th ऑप्शन तो उड़ गया मेरे माइंड में से, तो सेंस बनाओ ना। ठीक है, क्या पूरा सॉल्व करते बैठोगे क्या, यानी अगर आप देखते हो तो इसका स्क्वायर 40 के आगे होगा, क्योंकि 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600 समथिंग, सॉरी 600, उसके बाद कुछ ना कुछ समथिंग है ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये 30 भी मेरे माइंड से उड़ गया और ये भी उड़ गया, तो बचा कौन सा ऑप्शन है, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मुझे बताएंगे दैट इज अ लैम्बडा पी बाय व्हाट, लैम्बडा ई इज इक्वल टू 1 बाय व्हाट, 43। अब इसको कैसे लिखोगे, 1:2। तो मुझे बताएंगे कुछ हार्ड है क्या, कुछ हार्ड नहीं, हर चीज़ सिंपल है। सो विल चेक इट आउट नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया, तुम्ही लई हुशार आहेत तसे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल विल सॉल्व हियर, तो स्पीड आई हैव टू मेंटेन। The proton and the electron of having the same de Broglie wavelength, and then the ratio of their momentum is the ratio of their momentum. I think ये सॉल्व कर चुके हैं हम, सॉरी फॉर दैट, रिपीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पे एक टेक्निक आपको समझाऊंगा क्योंकि इससे रिलेटेड वी सॉल्व इन द ऑफलाइन क्लास आई थिंक 2 to 3 न्यूमेरिकल्स। 2 से 3 न्यूमेरिकल में तो सॉल्व के लिए 2 से 3 हमको इसको सॉल्व किया है। अब ये न्यूमेरिकल, ठीक है, आपको टेक्निक समझाऊंगा, वहाँ पे बच्चों को टेक्निक नहीं दिया क्योंकि वो आलसी बन जाएंगे। रिमेंबर, जब मैं खुद नहीं कि उस पर अगर इन्वॉल्व हो जाऊँ, उसको मैं डिटेल एनालिसिस करूँ। याद रखिए, मेरे घर पे अगर देखते तो 9 बुक्स मेरे घर पे हैं, तो उनका मैं हमेशा नहीं का काम करता हूँ रात में। ठीक है, अब रात का मुझे थोड़ा हैबिट कम करना पड़ रहा है क्योंकि डे में ही मेरे को काम करना है ज़्यादा। ठीक है, तो आई एम शिफ्टिंग माई नेचर। ठीक है, अब केयरफुली ऑब्जर्व करो हियर क्या हो रहा है कि
यहाँ पे टेक्निक्स में समझाऊंगा, ऑफलाइन क्लास में दिया नहीं, क्योंकि आप वहाँ पे आलसी बन जाते थे। हाँ मास्टर आलसी। हाँ लक्ष्य देख रहे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन के साथ अल्फा पार्टिकल बाद में प्रोटॉन, आर गिवन एज 4k 2k and k respectively. The de Broglie wavelength associated with the electron, that is the lambda is okay, and alpha particle for the lambda alpha and the proton, that is the lambda p are follows. और उन्हें 4 ऑप्शन दिया, तो मैं सीधा सीधा टेक्निक आपको समझा देता हूँ। उसके लिए मैं कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम आई विल यूज। क्या यूज करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके लक्ष्य दे। सो चलो मान लेते हैं कि मैं क्या करता हूं कि जो वेवलेंथ एसोसिएट होती है, सो व्हाट वी आर डिराइव्ड द फॉर्मूला इज अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस देयर। सो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस अगर मैं यूज करता हूं तो मेरे पास कौन से फॉर्मूले मेरे पास है उसको मैं स्टडी करेंगे पहले, क्योंकि कंसेप्ट ऑलवेज विन। मैंने आपको पहले बोला मार्क के लिए जो भागेगा ना, जो मार्क के लिए करता है ना, वो उड़ जाता है मार्केट से। कंसेप्ट सिखाओ, बच्चों को स्ट्रांग करो, तो ये आगे बढ़ाएगा ना, सीधी सीधी बात। तो लक्ष्य दे बेटा, 3 फॉर्मूले अपन स्टडी के लिए होते हैं। सो लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय p, लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय अंडर रूट ऑफ 2m इंटू वॉट e। सो लैम्बडा इज इक्वल टू हमने क्या लिया, h बाय अंडर रूट ऑफ 2m3 इंटू वॉट v। इज दैट राइट? सो मुझे बताएंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी साइन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी साइन विद द मास आल्सो। मोमेंटम यानी क्या है? दिस इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी हियर। सो केयरफुली ऑब्जर्व, व्हेनेवर द मोमेंटम ऑफ एन बॉडी is increases, the wavelength is get decreases. Because in the 10th foundation, we have discussed the linearly dependence and the inlinearly independence. Okay, sorry, dependence, inversely dependence. Sorry. तो अब होता क्या है कि whenever एक चीज जब बढ़ जाती है तो दूसरी चीज डिक्रीज हो जाती है, that is called as inversely proportional. What do you mean by the directly proportional? एक चीज बढ़ गई तो उसके साथ दूसरी भी चीज जो कि डिपेंडेंट है उसमें वो भी बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर आप देखते हो तो तीनों भी चीज में डिनोमिनेटर में टर्म है, तो क्या है? ओके, मास इंक्रीज हो गया, वेवलेंथ डिक्रीज, मास इंक्रीज, वेवलेंथ डिक्रीज। तो ये भी मैं सिखा सकता था, लेकिन बच्चों को ये नहीं सिखाया। उनको बोला कि पहले वैल्यूज पुटअप करो और मेरे को इक्वेशन बोलो। और मैं यकीन मानिए हमारा एरिया में यहाँ पे जो ग्रामीण एरिया से स्टूडेंट आए वो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, वो सॉल्व कर रहे हैं। याद रखिए, मेरे पास एवरेज भी स्टूडेंट आके बैठे थे, उनको मैंने बोला मत करो, उनके पैसे मेरे को लूटने का नहीं है, लूटने का नहीं। याद रखिए, जब लूटना ही नहीं माइंड में, गुडविल से काम किया जाता है ना, तो गॉड विल ऑटोमेटिकली हेल्प यू, वो किसी भी रूप में आ जाता है, पता है। ये तो पूरा ही माइंड उसका ही होता है ना, ठीक है, ये पूरा तो उसका ही है। आप बोलोगे रविंद्र सर, यू आर बिलोंगिंग टू साइंस, यू नो, एंड यू आर जस्ट बिलीवर। डेफिनेटली आई एम बिलीवर, because the energy is a creativity according to the Thomas Edison. So actually I am not yet liking the Thomas Edison. Its efforts, his dedication I like too much. But the Thomas Edison, थॉमस अगर देखते हो एडिसन, तो वो बहुत मेहनती है। एक्चुअली ही वॉज अ बिजनेसमैन, यू नो, और बिजनेसमैन का क्या है मालूम है, अधः पतन हो जाता है। टेस्ला विन, टेस्ला वोन, क्योंकि टेस्ला कंसेप्ट के लिए काम करता था और एडिसन बिजनेस के लिए करता है। तो हर चीज़ बिजनेस नहीं की जाती। कुछ उसके लाइफ में भी कैसा है मालूम है, टेस्ला क्यों जीते। टेस्ला आज भी नाम है टेस्ला का, वो कोई भूलता नहीं है। एडिसन को खाली बल्ब दिखे तो एडिसन बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। एडिसन को एफर्ट्स के लिए जाना जाता है, बट टेस्ला को नॉलेज के लिए जाना था। तो ऑलवेज ट्राई फॉर द नॉलेज, ओके। तो केयरफुली ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है कि अगर लैम्बडा देखते हो तो मोमेंटम और गैस इन द मास इंक्रीजेस, देन द वेवलेंथ गेट डिक्रीजेस। सो नाउ टेल मी व्हिच इज हेवियर, सॉरी हेवी बोल रहा हूं, नॉट रिलेटेड टू द वेट, नॉट अ मास, ओके। सो केयरफुली ऑब्जर्व करो, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा होता है, उसके बाद बड़ा देखोगे तो क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और सबसे बड़ा अगर देखोगे तो क्या होता है, अल्फा पार्टिकल की 2 उसमें क्या है, प्रोटॉन है, और 2 क्या है, न्यूट्रॉन है। इज दैट राइट? तो मुझे बताएंगे सबसे ज़्यादा मास किसका होगा? आता है क्या सगळ्यात लीद बसू का, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल का मास ज़्यादा है, ओके। सो मास का रिलेशन मैंने बोला ना, किसके साथ किया था हमने, वेवलेंथ। जिसका मास ज़्यादा होगा वेवलेंथ क्या होगी, कम। तो मुझे बताएंगे सबसे कम वेवलेंथ किसका होगी, सबसे कम वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल।
सबसे कम वैलेंस किसकी, अल्फा पार्टिकल, सबसे ज़्यादा वैलेंस किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन। बनाएंगे नहीं रिलेशन? तो ये नहीं सीखा है ना, मैं वैल्यूज को पुटअप करना सीखा है। सो एनी डाउट, एनी डाउट? सो फॉर दिस 5 न्यूमेरिकल्स पैकेज, यानी 5 न्यूमेरिकल्स का मैं क्या करते जाऊंगा, 5 5 5 5 के पैटर्न में जाऊंगा, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा आपका कॉन्सेंट्रेशन भी ना डिस्टर्ब हो पाए, ठीक है। सो नेक्स्ट रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आई विल अपलोड इन द नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट मोर, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, 2 पैसे मेरे को आ गए तो क्या होता है, कुछ फ़र्क गिरता है क्या? अरे इतना अच्छा काम कर रहा हूँ ना, ठीक है। सो एनी डाउट? तो टुडे विल